अच्छा, तो वी आर रिवाइजिंग 2D कॉन्वोल्यूशन, और हमने कल जो है वी वर एट दिस स्टेज कि अगर मैं इस फिल्टर को इस इमेज के साथ कन्वॉल्व करूं या कोरिलेट करूं तो एक ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। और अब एक और फिल्टर है, इसको आप ज़रा ट्राई करके देखें, व्हाट विल बी द रिजल्ट। सर इमेज राइट साइड से थोड़ी ब्राइट रहेगी और लेफ्ट साइड से ब्लर हो जाएगी। आई डोंट नो, लेट्स सी। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, 4x4 कर लेते हैं इसको, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, लेट्स से। और ये मेरे पास एक छोटा फिल्टर है 3x3, और क्या था स्लाइड में, इधर आखिर में मानना है। तो लेट्स से ये है, आई डोंट नो इसको क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 5, और 1 2 3 6। लेट्स से ये हमारा है। तो लेट्स स्टार्ट कन्वॉल्विंग दिस, मतलब इसको स्लाइड करना शुरू करें इस फिल्टर को, तो क्या रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट जो है ना, आप इधर प्लेस कर दें, ये भी 4x4 है। तो आपने इसको फ्लिप नहीं करना, बस ऐसे ही स्लाइड करके मल्टीप्लाई और ऐड कर दें। तो जब हम इसको पहले यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट 3x3 पे, तो व्हाट इज़ द आउटपुट, और कहाँ प्लेस करेंगे हम। आउटपुट क्या होगी इफ वी सर स्टार्ट 3 फ्रॉम द होगी। टॉप लेफ्ट, और वेयर शुड वी प्लेस इट। सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा, यहाँ 3 आ गया, फिर राइट पे स्लाइड करते हैं, फिर क्या होगा। सर 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, और फिर राइट पे स्लाइड करते हैं अगर, सर फिर लेट्स से 0 ही रहेगा। ये तो ज़ीरो ही है ना, इमेज के बाहर तो कुछ भी नहीं है, इस मैट्रिक्स के बाहर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। 0 आ जाएगा। तो देन यू गो टू द नेक्स्ट रो, तो फिर क्या होगा। सर 3 एंड 5। 3 आएगा। नेक्स्ट 5 आएगा मेरा ख्याल है, और फिर 0 आ रहा है। इस तरह करके मेरा ख्याल है नेक्स्ट 2 होगा, या क्या रिजल्ट होगा अगर हम एक और नीचे चले जाएं। सर 3 एंड 6। 3 एंड 6, और फिर मेरा ख्याल है दोबारा 0। और ये जो ये वाला शुरू वाला पार्शियल ओवरलैप है, ये तो हमने किया ही नहीं ना, ये जो ये वाला केस था जिसमें इस फिल्टर की एक रो और एक कॉलम बायर है, तो उस केस में क्या होगा। सर 2 आएगा फर्स्ट पे। फर्स्ट पे 2 आ जाएगा, फिर सर 3 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये ठीक आ गया, यही रिजल्ट है या कुछ गलत है इसमें। ये पहली दफ़ा प्लेस किया है तो इस जगह पे रिजल्ट आएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर अगली दफ़ा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब इधर रिजल्ट आ जाएगा, उससे अगली दफ़ा करेंगे तो
ये आ जाएगा 2, इधर प्लेस कर देंगे। और इससे अगली दफ़ा जब करेंगे तो एक लाइन और नीचे चलेगा, फिर ये 2 आ गया इधर। ठीक है, यही आएगा। तो सबका यही आ रहा है या एनी क्वेश्चन, कोई गलती है इसमें? ये ठीक है? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये इमेज के ये वाली कॉलम जो है ना, दिस कॉलम हैज़ मूव टुवर्ड्स द राइट, दिस विल मूव। ये जो बाहर थी ना कॉलम, और ये जो पहले वाली कॉलम है वो गायब हो गई है। तो ये देखें ना आप ज़रा, इस 3x3 को अगर आप एनालाइज करेंगे, इस चीज़ से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है और रिजल्ट सेंटर पिक्सल पे प्लेस कर देते हैं, तो आप बेसिकली कॉलम्स को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। ये एक कॉलम शुरू वाली गायब हो जाएगी, और ये जो बाहर से एक कॉलम जो है ना ब्लैक वाली आ जाएगी आपके पास। ये वो जीरोज हैं। चलो लेट्स सी इफ वी हैव एनी अदर एग्जांपल। ये ज़रा करके देखें, हमारे पास फिल्टर है के, और हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2D, इसके साथ कन्वॉल्व करके देखें ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता। जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट फ्यू वैल्यूज़। ये पहली वाली वैल्यू 1 आती है या नहीं आती, और दूसरी वैल्यू 4 आती है कि नहीं आती, ये आपने मुझे बताना है। सब वन पूरा आ गया। नहीं नहीं, ये 1 4 आ रहा है किसी का? सर 4 आता है सर, टॉप देखते हैं। लेफ्ट हाँ, राइट यस सर, मिडल और 4 बॉटम आता है। राइट। तो मैं भी प्लेस करके देखता हूँ। मैं सिर्फ इसमें जो है सिर्फ डायगनल। अच्छा, ये देखें, ये जो हमारा फ़िल्टर है इसको आप जिस तरह मर्ज़ी फ्लिप करें, वर्टिकली फ्लिप करें और हॉरिजॉन्टली फ्लिप करें, तो सिंस दिस इज़ सिमेट्रिक फ़िल्टर, तो इट डजेंट मैटर कि आप कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं या कोरिलेशन कर रहे हैं, अगर आप के को फ्लिप करते हैं तो। अच्छा, आई वांट टू सी कि ये 4 आता है कि नहीं आता। तो 4, एक मैंने स्लाइड किया राइट पे, 1 2 3 4 5, 4 5, ठीक है 5। तो ये आउटपुट इज 5x5, वाई? ये आई तो बड़ा नहीं है। सिर्फ वो बड़ा है, उसको वो कन्वोल्यूशन बहुत छोटा हो रहा है, उसका साइज यानी कि कम हो रहा है। हाँ, तो हम बेसिकली फुल ओवरलैप कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वजह से छोटा हो रहा है। वैसे आप लोगों ने जब कॉन्वोल्यूशन की थी ना, तो आपको पता है कि जब कन्वॉल्व करते हैं दो सीक्वेंसेस को, तो जो कॉन्वोल्यूशन होता है उसका रिजल्ट का क्या साइज होता है, इफ़ यू कंसिडर पार्शियल ओवरलैप एज वेल। तो एनीवेज, ये अभी हम कर रहे हैं, अब ये हमारा फोकस, तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एक एग्जांपल है कि आपको इमेज दिया हुआ है और आप ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट तलाश करना चाहते हैं बीच में, तो अगर आप कोरिलेशन करेंगे ना,
कोरिलेशन करेंगे तो आप ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेंगे। कोरिलेशन का ये रिजल्ट होगा कि किसी पॉइंट पे मैचिंग सम ऑफ प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा। और फिर हमने ये देखा है कि अगर हमारे फिल्टर सिमेट्रिक हों तो कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन में कोई फ़र्क नहीं है। ये एक और एग्जांपल है, हमारे पास छोटा ऑब्जेक्ट है और हम इसको स्लाइड करें इस पूरे इमेज के ऊपर, सीन के ऊपर या बड़ी मैट्रिक्स के ऊपर, तो किसी एक पॉइंट पे ये बहुत ज़्यादा स्कोर देगा। वाइट मीन्स अ वेरी बिग वैल्यू। तो यही टेक्निक हम ये अपने इस गेम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आप कहाँ पे है ये देखिए यहाँ पे। अच्छा, तो we have revised this 2D convolution. Now what we need to understand is what are convolutional neural networks. तो we will get to that point, लेकिन उससे पहले ना हमने ये देखना है कि ये जो पिक्चर बनी हुई है इसका क्या मतलब है, because you will see lot of such figures, so we need to understand कि ये हमें क्या बता रहा है। सर आई थिंक दो हमारे पास कलर्ड शेप्स हैं, जैसे सर दो कलर्ड शेप्स हैं और नेक्स्ट पिक्चर में उनको हमने सेपरेट कर लिया एंड देन उसके बाद नीचे की लोकेशन इन्वर्ट कर दी है। हाँ, मतलब अगर ये फिल्टर है मेरा, लेट्स सी इफ दिस इज माय फिल्टर, तो इट, और हम इसको किसी इमेज के साथ कोरिलेट करेंगे जो टॉप राइट में हमारे पास फिल्टर है, तो ये क्या चीज़ डिटेक्ट करेगा? इट विल डिटेक्ट व्हेन सम एक ब्लॉब हो और उसके साथ एक और ब्लॉब हो ना, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। यस सर। दो, और ये जो लेफ्ट पे आपको ये बेसिकली जहाँ एक ये येलो मीन्स ये एक जो सर्कल टाइप की चीज़ हो ये उसको डिटेक्ट करेगा। तो ये दिस विल बिकम स्लाइटली क्लियर इफ वी डू अनदर एग्जांपल। अच्छा, तो ये हमारा एम है। तो एक तो कोरिलेशन में हमने देख लिया कि इफ वी वांट टू फाइंड objects, so then we do correlation, and correlation is something similar to convolution. अब एक और चीज़ देखें यहाँ पे, if you want to find the path, तो एक रोबोट है वो इस जंगल में से पाथ तलाश कर रहा है, तो वो क्या करे? तो वो एक ये ह्यूरिस्टिक, एक ये ट्रिक यूज़ कर सकता है कि वो ये कहे कि आमतौर पे जो वर्टिकल चीज़ें होती हैं ना, जो सीधी लाइनें हैं, they are basically obstacles, and the lines which are maybe horizontal or not vertical, that can be the free space. तो ये ठीक स्ट्रेटजी है इसकी इस इमेज के लिए। रोबोट के यस पास सर। जब ये इमेज आएगा, सर इस रोबोट इमेज के के पास लिहाज जब ये रोबोट के पास जब ये इमेज आएगा ना, तो उसको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, उसको ये नंबर नज़र आते हैं, ठीक है। और फिर उसने फैसला करना होता है इन नंबर्स को कन्वर्ट करना होता है ऑब्जेक्ट्स में। तो दैट इज़ द इंटायर एरिया ऑफ कंप्यूटर विजन। ये नंबर्स हाउ डू दे ट्रांसफॉर्म इनटू ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तो हम ऑब्जेक्ट तो नहीं डिटेक्ट करते, हमने एक सिंपल स्ट्रेटजी बना ली है कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल जाए ना, हमें पता चल जाए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहाँ पे हैं, तो फिर हम इस इमेज के लिए एटलीस्ट ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ टू डिटेक्ट लाइंस इन एन इमेज, कैसे डिटेक्ट करें लाइंस?
सर आई थिंक जहाँ पे कलर डार्क है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे लाइंस है वहाँ पे ब्लैक है, सो देयर विल बी अ जीरो इन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जीरोस होंगे एक सिमेट्री के अंदर। उस तरह से हम जज कर सकें कि जीरोस की लोकेशन से इन अ मैट्रिक्स के कहाँ पे कहते हैं वर्टिकल लाइंस बन रही हैं और कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं। सर वो रोबोट अगर अपने सामने वाले व्यू की इमेजेस लेता रहे और एक मैट्रिक्स बना ले जिसके अंदर जहाँ पे उसको ब्लैक लाइंस नजर आती हैं वहाँ पे -1 कर ले, जहाँ पे ज़रा ग्रे है वहाँ पे 0 कर ले, और जहाँ पे ब्राइटर पैचेस है वहाँ पे 1 इंक्लूड कर ले, तो हमारे पास ये उसके पाथ के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल फिल्टर, जिस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला फिल्टर होता है। और जो नो गो एरियाज हैं वहाँ पे इसी को अगर रोटेट कर दें 90 डिग्रीज तो उस तरह का बन जाएगा, एंड देन इट कैन डिफरेंशिएट। अच्छा आप ये देखिए ना, ये बेसिकली मतलब जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक दफा सर जब सर उसकी जो इमेज जो वो लेगा उसको वो मैट्रिक्स की फॉर्म में जब रोबोट स्टोर करेगा तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में उसके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जहाँ पर जो मिडल पार्ट है उधर उसके पास बेसिकली ब्लैक लाइन के लिए -1s होंगे, और ऊपर वाली रो नीचे वाली रो में उसके पास -1 की जगह 1 या 0s होंगे। चलिए मैं So that's बनाता how हूँ it will यहाँ be ये जो predicted. आप ये कह रहे हैं, ये देखिए ना, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, यही मैट्रिक्स ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे -1 आप कह रही हैं कि कहीं पे -1 होंगे इमेज के अंदर। सर हॉरिजॉन्टल रो में एक रो में -1 होंगे जहाँ पे ब्लैक लाइन डिटेक्ट होगी। अच्छा तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन क्वेश्चन ये है कि -1 तो कोई कलर नहीं होता ना, जो आप इमेज आपके पास आता है उसमें ब्लैक के लिए आपके पास 0 हो सकता है और वाइट के लिए आपके पास 1 हो सकता है या 255 हो सकता है। लेट्स से सबसे ब्राइट कलर आपका वाइट है, तो उसके पास जो नंबर होंगे वो होंगे 0 1 2 3। ब्लैक जिधर जहाँ ब्लैक होगा या ग्रे होगा वहाँ छोटे नंबर होंगे, लेट्स से 1 1 1 2 2। और जहाँ वाइट है, लेट्स से स्काई में वाइट है, तो वहाँ पे बड़े नंबर होंगे 200 200 210, इस तरह करके होगा। यस सर। सर जो तो उसकी -1 तो आरजीबी उसके पास हो गई। कॉरस्पॉन्डिंग, सर जो ब्लैक कलर है उसकी आरजीबी की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो वहाँ पे डिटेक्ट होगी हॉरिजॉन्टल रो में जहाँ पे ब्लैक लाइन होगी, और जहाँ पे उसको ब्राउन या ग्रे कलर नजर आएगा वहाँ पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आरजीबी वैल्यू होगी। नहीं, अब ये तो आपने कलर बता दिए ना कि 1 जहाँ होगा वहाँ ब्लैक होगा इमेज, और जहाँ बड़े नंबर होंगे वहाँ वाइट होगा इमेज। तो अब ये अगर आप तस्वीर देखें तो इस तस्वीर में तो ये जो ब्राउन कलर है ये ग्राउंड पे भी है और दरख्त में भी है। तो ये कहना कि सिर्फ जहाँ नंबर कम होंगे वहाँ पे वो ग्राउंड है, दिस माइट बी कंफ्यूजिंग। तो अब क्या करें? सर एक फिर इमेज लेके उस इमेज की पेरिफेरी के अंदर ही फीचर डिटेक्ट कर लें। तो ये इमेज ले लिया ना हमने, ये मैट्रिक्स बना लिया हमने, अब इसका क्या करें हम? ये नज़र आ रही है आपको ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, ये जहाँ पे आपको पाथ नज़र आ रहा है वहाँ छोटे नंबर होंगे 1 1 1, और जहाँ दरख्त नज़र आ रहा है वहाँ छोटे नंबर आपको नज़र आएंगे, सॉरी 0, मतलब 1 से अगर 255 तक हम देख रहे हैं तो 1 इज़ अ स्मॉल नंबर। और जहाँ पर आपको घास नज़र आ रही है वहाँ शायद बड़े नंबर हैं 100।
100 100 एक और दरख्त आ गया, 1 1 1 1, एक और दरख्त आ गया। अब क्या करें हम, ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास। सर ये कंप्लीट इमेज का मैट्रिक्स है ना, अगर हम इसमें से स्मॉल सेक्शंस एक्सट्रैक्ट करके हम उसमें से फीचर्स आइडेंटिफाई करें, फिर मे बी वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्ट्स एंड द ट्रीज। ये लेंगे, छोटा हमने ले लिया इमेज। एक मिनट में क्रॉप कर लेता हूँ। ये एक छोटा इमेज आ गया आपके पास। अब क्या करें इसमें से? सर इसमें हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर्स का, जिस तरह जो पाथ के अंदर जो नंबर्स होंगे वो एक पैटर्न को प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, एक पैटर्न को डिपिक्ट कर रहे होंगे, और जो ट्रीज वाला एरिया उसमें नंबर्स का डिफरेंट पैटर्न डिपिक्ट हो रहा होगा। तो अब करिए ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नंबर, क्या पैटर्न आपको नजर आ रहा है इधर? Sir, it shows that in the right column और top right area में trees होंगे, और जो center और left वाला area है वहाँ पे most likely path होगा। नहीं, ये तो आपको मैंने इमेज दिखा दिया था, तो आप इस वजह से इस 1 1 1 को ट्री कह रही हैं ना। अगर तो ये वाले, ये इधर ग्राउंड पे भी तो 1 1 1 है, तो ये आप कैसे कह सकती हैं कि ये वाले 1 जो हैं ये तो पाथ है, और ये वाले जो 1 है ये ट्री है? सर जहाँ पे ones की abundance होगी वहाँ पे trees होंगे। नहीं, 1 क्यों? ये देखे ना आप इमेज, ये ग्राउंड, ये जो ये भी लकड़ी है और ये भी लकड़ी है, दोनों का एक ही कलर है। मुझे तो अबंडेंस ज़्यादा नज़र आ रही है पाथ की। बहुत बड़ा इमेज का पोर्शन जो है वो पाथ ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और अगर मैं किसी दरख्त के बिल्कुल पास से गुजर रहा हूँ तो होगा ये कि मेरा, लेट्स से ये पूरा दरख्त का एक तना है, उसके पास से मैं गुजर रहा हूँ और मुझे दरख्त ब्लॉक कर रहा है, तो हो सकता है दरख्त में ज़्यादा 1 आ जाए। ये कहना कि 1 जो है वो दरख्त है, दैट इज़ नॉट, दैट स्ट्रेटजी माइट फेल। Yes sir। सर वैसे अगर हमारे पास एक bird's eye व्यू भी हो, तो फिर जिस तरह ऑटोनमस व्हीकल्स में होता है कि एक रोबोट की अपनी परसेप्शन होती है और एक bird's eye व्यू होता है, then maybe we would be able to find the path। नहीं, बर्ड आई व्यू का क्या मतलब है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे पास ऊपर एक बंदा कैमरा लेके भी, ड्रोन लेके भी उड़ रहा हो कि अच्छा मुझे तस्वीर दो इधर ऊपर से भी? No sir, some sort of a navigation। हाँ, तो वो मैं इस तस्वीर से ही वो बर्ड आई व्यू बनाता हूँ ना, मतलब एज अ ह्यूमन मेरे पास कोई और परसेप्शन तो नहीं होती ना। जी सर। यस आपको सर। ये नज़र, इस तस्वीर में से आप सारे फैसले कर सकते हैं ना, तो एक और आपको तस्वीर क्यों चाहिए? इसमें सब आप बता रहे हैं, पाथ किधर है, ग्राउंड किधर है और दरख्त किधर है। सिर्फ डेप्थ फाइंड करने के लिए, और पिक्चर मिले डेप्थ फाइंड कर लेंगे। नहीं, इधर से भी डेप्थ फाइंड आउट कर रहे हैं, या आप बता रहे हैं कि ये जगह दूर है, ये जगह पास है। हम इसी तस्वीर को देखकर बता रहे हैं ना, या आपने कोई और तस्वीर छुपाई हुई है जो मेरे पास नहीं है? अच्छा, तो बेसिकली इसमें आसान तरीका ये होता है कि, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ द तरीका, बट द थिंग इज़ के विजन में जो है वी, इट्स एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। तो एक जो इसमें स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप जो है ना एजेस फाइंड आउट कर लें पहले। आप ये देखें कि कहाँ कलर चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इस इमेज में कलर चेंज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो लेट्स से जहाँ दरख्त की एक ऑब्जेक्ट की बाउंड्री आ रही होती है ना, वहाँ कलर चेंज हो रहा होता है। इस तरह करके ना मेरे पास कुछ, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया बाउंड्रीज डिटेक्ट करने में, एजेस डिटेक्ट करने में, और एजेस डिटेक्ट करने का रूल थोड़ा सिंपल है
कि जहाँ दो नेबरिंग पिक्सल्स हैं और उनकी वैल्यू में डिफरेंस है, दिस मीन्स कि ये कोई बाउंड्री है। पहले हम सारी बाउंड्रीज फाइंड, फिर जब हमें ये एजेस मिल जाएं तो उसके बाद फिर हम देखेंगे इन एजेस का एंगल क्या है। अगर तो वर्टिकल एज आ रही है तो मे बी मोस्ट लाइकली ये है कि इट कैन बी एन ऑब्स्टेकल, और अगर इस तरह की स्लांटेड एज आ रही है तो मे बी दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो इस वजह से जो है वो एज डिटेक्शन जो है ना, इट्स अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सारी चीज़ें जो है ना शुरू एज डिटेक्शन से ही होती हैं। और एज क्या होती है? एज जो है वो बेसिकली चेंज इन पिक्सल वैल्यूज़। तो ग्रेडियंट तो आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट? डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये देख लें आप कि अभी हम एक सादा इमेज ले लेते हैं जिसमें दो ही कलर है, एक ब्लैक ऑब्जेक्ट है और एक वाइट बैकग्राउंड है। तो ये जो रेड लाइन है ना, ये वाली लाइन में जो पिक्सल की वैल्यूज़ हैं वो हमने प्लॉट कर ली हैं। वाइट मीन्स a big value and black means a small value। तो शुरू में वाइट पोर्शन है तो वैल्यू बड़ी है, और फिर ब्लैक पोर्शन आ गया तो वैल्यू थोड़ी कम हो गई, और फिर दोबारा वाइट आ गया तो वैल्यू बड़ी हो गई। और ये जो वैल्यूज़ हैं दे ग्रेजुअली चेंज। इफ़ यू जूम इन ना तो बीच में आपको ब्लैक और वाइट के दरमियान थोड़े से ग्रे एरिया नज़र आएगा। ये स्टेप फंक्शन नहीं बनता, इट्स दिस इज़ ग्रेजुअल चेंज। तो अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वन डायमेंशनल सिग्नल का आप इस वन डायमेंशनल ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसमें आप मुझे बताएं कि बाउंड्री कहाँ पे है, वेयर इज़ द एज। तो कैसे आप पता चलाएंगे? सर जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, स्टीप स्लोप होगी, वहाँ पे एज होगा। हाँ ठीक है। तो बेसिकली अब आप जो है ना ये जो फंक्शन हमारा ड्रॉ किया मैंने, इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो इस तरह आता है फर्स्ट डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव ज़ीरो और फिर डेरिवेटिव शुरू में कम और फिर बहुत ज़्यादा और फिर दोबारा कम। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा होगा, इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो डेरिवेटिव कम होता जा रहा है, और फिर डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, और फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव डेरिवेटिव कम होता रहा, और फिर बाद में हॉरिजॉन्टल हो गया। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जो नॉन ज़ीरो आपके पोजीशन है, जहाँ डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है, वहाँ पे एज है। ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे इमेज के केस में, क्या कैसे करेंगे आप लोग? इमेज के केस में आप लोग इसको इस तरह करेंगे कि आप इस रो को ले लें, फ़र्ज़ करें फ़िलहाल, और इसकी वैल्यूज़ ले लें, ये सारी ये सीक्वेंस हो जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव लेना है अब आप। तो डिस्क्रीट जो चीज़ें होती हैं, ये तो डिस्क्रीट सीक्वेंस है ना, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं आप लोग डिस्क्रीट वैल्यूज़ का? सर एक एक्स की डायरेक्शन में लेते हैं, एक वाई की डायरेक्शन पे उनका सम ले लेते हैं तुम्हारे पास, और मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तुम्हारे पास, फिर वो वाला आ जाता है। अच्छा तो ठीक है। इसमें अब वी विल कम टू दैट पॉइंट। तो कहाँ पे हम? तो ये आपका जो इमेज होता है इसमें बेसिकली आपके पास दो डायरेक्शंस होती हैं ना। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो एक एक्स डायरेक्शन में डेरिवेटिव होगा और एक वाई में डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ये वाली एग्जांपल देखें कि अगर हम
पहली रो में जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगर इनके दरमियान तो कोई चेंज नहीं है ना, दोनों वैल्यूज़ वाइट है, तो इफ़ आई कैलकुलेट द चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन तो देयर इज़ नो चेंज, बट इफ़ आई कैलकुलेट द चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो फिर ये है जो आपको नज़र आ रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि ये 2D फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव भी दो तरह के डेरिवेटिव होंगे। तो इस वजह से जो है, ये जो आपको मैथमेटिक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसमें ये है कि पहले हम इमेज का डेरिवेटिव ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेजेस में या डिस्क्रीट जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें डेरिवेटिव लेना आसान होता है। आप इस पिक्सल को लें और इसके साथ वाले पिक्सल को लें और दोनों को माइनस कर दें, तो जो रिज़ल्ट होगा वो आप किसी मैट्रिक्स में रख लें। लेट्स से ये मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ये मैं हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पिक्सल में से इसके साथ वाला पिक्सल माइनस कर देता हूँ और रिज़ल्ट यहाँ लिख देता हूँ, और अगले पिक्सल से उसका साथ वाला पिक्सल माइनस कर देता हूँ और रिज़ल्ट यहाँ लिख देता हूँ। तो नेबरिंग पिक्सल्स को माइनस करता जाऊँगा तो मेरे पास जो है ना, इस डायरेक्शन में डेरिवेटिव आता जाएगा। फिर सेकंड रो में भी हम यूँ ही करते हैं। तो इसी तरह जो है ना, अब ये जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा, इसमें मैंने एक पिक्सल से उसके राइट वाले पिक्सल को माइनस किया हुआ है। अच्छा, तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन में रिज़ल्ट आ गया। और ये एक और है मैट्रिक्स हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द राइट पिक्सल वी कैन सब्ट्रैक्ट द बॉटम पिक्सल। ठीक है, एक पिक्सल से उसके नीचे वाला पिक्सल माइनस करते हैं, तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इस मैट्रिक्स में सेव करें। तो आप ये कह देंगे कि ये मेरा एक्स में डेरिवेटिव है और ये मेरा वाई में डेरिवेटिव है। तो हर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक इस मैट्रिक्स में और एक इस मैट्रिक्स में। तो अब आपके पास एक पिक्सल कन्वर्ट हो गया दो वैल्यूज़ में। एक वैल्यू आपको ये वाली मैट्रिक्स देगी और एक वैल्यू आपको ये वाली मैट्रिक्स देगी। तो अब ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आता है और आपको वेक्टर का एंगल भी कैलकुलेट करना आता है। तो कैसे करते हैं? ये अगर एक वेक्टर दे दूं मैं, हम ये वाली वैल्यू लें, ये वाली वैल्यू, इसको उठा के इधर रखते हैं, और ये दूसरी वाली वैल्यू है, इसको उठा के इधर रखते हैं। तो ये इस पिक्सल, ये जो पहले वाला पिक्सल है ना, उसके करस्पॉन्डिंग ये डेरिवेटिव है, ये एक्स में और ये वाई में। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्केल्स। हाँ, तो इस वजह से होगा ये कि आप ये कर सकते हैं कि एक हर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग एक डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा। ठीक है, तो अब हमने वो काम अचीव कर लिया जो हम उस पाथ वाली एग्जांपल में करना चाहते थे। हमें हर पिक्सल पे पता है कि अगर तो ये मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका क्या मतलब है। If this magnitude is 0, then what does this mean? कोई चेंज नहीं है सर, ये हम ट्रैवर्स के मतलब हाँ, कोई चेंज नहीं है, मतलब जो नेबरिंग पिक्सल्स हैं वो एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो एक ऑब्जेक्ट में पिक्सल आमतौर पे एक तरह के ही होते हैं, जैसे दीवार हो गई या घास हो गई। और फिर ये नॉन ज़ीरो वहाँ पे होगा, ये नॉन ज़ीरो वहाँ पे होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट की बाउंड्री है बेसिकली। और फिर ये जो थीटा है ये हमें एंगल बता देगा कि इस पिक्सल पे डेरिवेटिव की डायरेक्शन ये है या कोई और। तो हम जाकर वो वाले पिक्सल्स देख लेंगे जहाँ पे इस तरह की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल। तो अब जो वो हमने इमेज बनाया था उसमें ये जो दरख्त होंगे वहाँ पे वर्टिकल लाइनें आ रही होंगी, और ये जो हमने पाथ बनाया हुआ था ना, इसमें ही हॉरिजॉन्टल लाइनें आ रही।
तो मे बी दिस कैन गिव अस द हिंट कि हमने किधर जाना है। तो यूँ आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं और यही चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। ये थोड़ा मैथमेटिकली हमने लिखा हुआ है, वही काम जो अभी हमने किया है। हर पिक्सल के क्रॉस हमारे पास एक एक्स में डेरिवेटिव है और एक वाई में डेरिवेटिव है। तो ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है ग्रे से वाइट हुआ, इसमें वर्टिकल, इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस में डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है और इस इमेज में वाई एक्सिस में डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है और इस वाले इमेज में दोनों कंपोनेंट्स हैं डेरिवेटिव के। और एग्जांपल देखते हैं। एंगल और मैग्नीट्यूड निकालना आप लोगों को आता है। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो तो फिर हमें एप्सिलॉन से डिवाइड करना होता है, और डिस्क्रीट जब हम मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि एक पिक्सल की जंप ले सकते हैं ना आप मिनिमम, उससे कम तो जंप नहीं ले सकते आप। एक पहला पिक्सल है और एक उसके साथ वाला पिक्सल है। तो कॉन्टीन्यूस डोमेन में तो हमें वो एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो करके डेरिवेटिव लेना होता है, तो डिस्क्रीट चीज़ों को करना आसान हो जाता है। तो आप ये देखें कि हमने कहा कि ये एक्स वाई कोई पिक्सल है इमेज में 2D मैट्रिक्स में, और x प्लस 1 वाई, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारी कॉलम्स जो है ना वो x हैं, पहला कोऑर्डिनेट इस कॉलम, तो हमने साथ वाला पिक्सल को माइनस कर दिया, तो दैट इज डेरिवेटिव अलोंग x एक्सिस। ये देखें, ये एक इमेज है, इसमें हमने ना आप, अच्छा हाँ, इसमें आप ज़रा गेस करें कि हमने कौन सा डेरिवेटिव लिया है। हमने कॉलम्स को माइनस किया है या हमने रोज को माइनस किया है। तो ये जो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड हमने प्लॉट कर दी है सिर्फ एक ही डेरिवेटिव लेके, दूसरा कंपोनेंट ज़ीरो रखा है। सर रोज को माइनस किया हुआ लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सोचें दोबारा, मे बी यू आर राइट। देखें, आप ये देखें कि आपको कौन सी एजेस जो हॉरिजॉन्टल एजेस ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं या वर्टिकल एजेस ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं? वर्टिकल। अच्छा, तो वर्टिकल एजेस जो हैं आपको क्लियर नज़र आ रही हैं, तो वर्टिकल एज कब बनती है? जब एक कॉलम अपनी साथ वाले कॉलम से मुख्तलिफ हो या एक रो अपनी नेक्स्ट वाली रो से मुख्तलिफ हो। सर रोज डिफरेंट हो जाता सर कॉलम, अगर कॉलम डिफरेंट हो कॉलम तो कॉलम मतलब जो ट्री देखें, ट्री की एग्जांपल देखें, एक कॉलम में ग्रीन वैल्यूज हैं और फिर ट्री स्टार्ट हो गया अगली कॉलम में। तो अगर आपने वर्टिकल आपको एजेस नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है आपने कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट किया है। और इसी वजह से जब आप दो कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा हॉरिजॉन्टल वाले में, क्योंकि दोनों कॉलम्स एक जैसी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने एक कॉलम को दूसरी कॉलम में से माइनस किया है। तो अगर हम कॉलम्स के लॉन्ग डेरिवेटिव को x कह रहे हैं तो बेसिकली x के लॉन्ग डेरिवेटिव विल गिव अस वर्टिकल एजेस। ये डू यू एग्री विद दिस थिंग? यस सर। अच्छा, अब ये देखें ना, ये हमारे पास एक टाइगर की पिक्चर है, तो ये हमारे पास लेफ्ट पे आपको एक नज़र आ रहा है। ये वाला फिल्टर अप्लाई करेंगे तो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज सब्ट्रैक्टिंग वन कॉलम फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम। यही होता है ना, हम इस फिल्टर को इस इमेज पे प्लेस करेंगे, एक वैल्यू +1 से मल्टीप्लाई हो रही है और एक वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो रही है, और हम उसको जमा करेंगे तो बेसिकली हम डिफरेंस ले रहे हैं दो वैल्यूज़ का।
तो इस छोटे से फिल्टर को रख के इस इमेज पे स्लाइड करें तो ये लेफ्ट वाला इमेज बनता है। तो क्योंकि हम कॉलम्स को माइनस कर रहे हैं तो आपको वर्टिकल एजेस नजर आएंगे ज़्यादा शार्प। और फिर यहाँ पे हमने वर्टिकल फिल्टर अप्लाई किया, मतलब एक रो को दूसरी रो में से माइनस कर रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल एजेस नजर आएंगे। तो अब आप विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर आपको मतलब फिल्टर दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस इमेज पे अप्लाई करें तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट। यस सर। अच्छा, अब मुझे आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो फिल्टर मैंने बनाए हैं, आप ये जो नज़र आ रहे हैं, इनको हम फ्लिप कर देंगे। इनको अगर हम फ्लिप कर देंगे, इस हॉरिजॉन्टल फिल्टर को भी फ्लिप कर दें या इस वर्टिकल फिल्टर को फ्लिप करें तो रिजल्ट वुड बी एनी डिफरेंट। इस फिल्टर को अगर आप फ्लिप कर दें, पहले +1 लिख दें और फिर बाद में -1 लिख दें, तो रिजल्ट कितना मुख्तलिफ होगा इससे। अगर पहले +1 लिखें और बाद में -1 लिखें तो उस केस में क्या हो रहा होगा इमेज के साथ। सर आई थिंक जो हमारे पास इमेज है लेफ्ट में, उसके अगर पहले -1 और फिर 1 का फिल्टर है तो लेफ्ट पर एक ज़ीरो का पूरा कॉलम, एक ज़ीरो का कॉलम बनेगा। अगर आप इसे फ्लिप कर देंगे तो लेफ्ट की बजाय राइट साइड लास्ट कॉलम के अंदर एक ज़ीरो का हमारे पास कॉलम बनेगा। सेम गोज फॉर द ऑन द राइट इमेज, अगर -1 होगा तो टॉप पे अच्छा, एक ज़ीरो का। आप तो हाँ, अभी तो आप बाउंड्री केस बता रही हैं ना, आप उसको छोड़ दें बाउंड्री। ये पूरे इमेज के फुल ओवरलैप के केस में क्या होगा। सर मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिफरेंस आएगा सिवाय बाउंड्री के अलावा। तो बाउंड्री को तो खैर अभी हम छोड़ देते हैं ना, दैट इज नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट। ये फुल ओवरलैप इज ऑफ मेजर इंटरेस्ट टू अस। तो आप ये देख लें कि इसको फ्लिप करेंगे तो भी वर्टिकल एजेस ही डिटेक्ट करेगा ये वाला फिल्टर, यस सर। और इसी तरह इसको फ्लिप कर देंगे तो भी हॉरिजॉन्टल एजेस ही डिटेक्ट होंगे। यस सर। तो बाउंड्री पे कुछ फर्क हो सकता है, पहले कहीं -1 हो सकता था पार्शियल ओवरलैप में, और फिर बाद में जो है ना कि बाउंड्री पे यहाँ पे कुछ बाउंड्री इफेक्ट्स हैं। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि फिल्टर देखकर हमें ये बात पता चल जानी चाहिए कि कॉन्वोल्यूशन करें या कोरिलेशन करें। अगर फिल्टर सिमेट्रिक है ना तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमने कर लिया, तो उसके बाद जो है ना देयर इज जो हम 2D इमेज प्रोसेसिंग कर रहे थे उसमें देयर वाज अ टाइम जब हम फिल्टर डिज़ाइन करते थे। आपने जब डीएसपी पढ़ी थी ना तो आप लोगों ने फिल्टर डिज़ाइन किए थे। आप कुछ फिल्टर्स का नाम बता सकते हैं। सर चबीशा फिल्टर्स थे और सर बटर मैक्सिमली फ्लैट फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, लो लो पास। पास हाई पास। बटरफ्लाई फिल्टर। ठीक है, तो ये जो सारे फिल्टर थे ना, चैबीशेव हो गया, बटरफर्थ हो गया, मतलब फिल्टर बनाने के जो तरीके थे, ये पीपल केम अप विद प्रॉपर थ्योरी ऑफ ऑन हाउ टू डिज़ाइन फिल्टर्स। ठीक है, तो इसी तरह 2D सिग्नल प्रोसेसिंग में ना पीपल केम अप विद वेरी फेमस फिल्टर्स। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं जो लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये लेफ्ट वाला फिल्टर यूज करेंगे तो क्या होगा। इफ यू अप्लाई दिस फिल्टर ऑन योर इमेज व्हाट विल हैपन।
सर वर्टिकल लाइंस डिटेक्ट होंगी। ये बेसिकली वही फिल्टर है जो हमने पहले अप्लाई किया था। अभी 0 2 4 0 लिखने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता ना कंप्यूटेशन पे। अच्छा, तो उसके बाद आप ये राइट वाला फ़िल्टर देखें, इसमें क्या होगा इफ़ यू अप्लाई दिस फ़िल्टर। शायद इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए जिसकी। अच्छा, आप लोगों ने जब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में ब्लर फ़िल्टर हो डिज़ाइनिंग, आई डोंट नो, आई डोंट सी द ब्लरिंग ऑपरेशन हैपनिंग। एक पिक्सल है उसको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, बीच वाले पिक्सल की वैल्यू को कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे, और उससे राइट वाला जो पिक्सल है उसको पॉजिटिव वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये बाउंड्री बन रही है तो ये फ़िल्टर अप्लाई करने से जो तीनों पिक्सल हैं, और अगर तो फ्लैट रीजन पे ये फ़िल्टर पड़ा हुआ है तो वही वैल्यू है जो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही है, और एक पिक्सल छोड़कर वही वैल्यू पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब में डिफरेंस होगा तो 0 आ जाएगा रिजल्ट। तो अगर ये फ्लैट रीजन के ऊपर फिल्टर पड़ा हुआ है तो आंसर 0 है, और अगर ये कहीं एच पे पड़ा हुआ है तो आंसर नॉन ज़ीरो है। और हमने ये देखा था कि एक्चुअली रियल लाइफ में जो एजेस है ना वो फ़ौरन नहीं चेंज होते कि ब्लैक के बाद फ़ौरन वाइट आ गया। ये आपको बीच में ट्रांजिशन नज़र आती है। इस पिक्सल ये वाला फ़िल्टर शायद इस वजह से बना होगा, उनका होगा कि अच्छा बीच वाले रीजन को आप छोड़ें, आप लेफ़्ट वाले पिक्सल को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और आप राइट वाले को मल्टीप्लाई करें और बीच वाले को आप छोड़ दें फिलहाल। तो इट कैन गिव यू बेटर एजेस। तो ये वाला फ़िल्टर अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेट्स से हमारे पास ये 3x3 फ़िल्टर है। इसको अप्लाई करने से क्या होगा, सब पिक्सेल्स का सम हो रहा है बस सर। एवरेज हो जाएगा ना, ये सारी वैल्यूज़ जमा होके जो फाइनल एवरेज रिजल्ट है वो आप इधर प्लेस कर देंगे। तो एवरेजिंग करने से क्या होता है, सर कंप्रेशन होती है, साइज छोटा होता है। नहीं साइज़ तो नहीं छोटा होगा ना, हम कर तो कॉन्वोल्यूशन ही रहे हैं। इसको यहाँ पे रखेंगे, कोई रिज़ल्ट आएगा प्लेस कर देंगे, फिर इसको स्लाइड करेंगे, फिर रिज़ल्ट प्लेस करेंगे, मतलब थोड़ा सा साइज़ छोटा होगा वो पार्शियल ओवरलैप होने की वजह से। इमेज लग रहा है। सर इमेज इंटेंसिटी कम हो जाती है। हाँ, आप ये देखें ना कि जिस पिक्सल पे आप रिजल्ट प्लेस कर रहे हैं उस पिक्सल में उस पिक्सल की कंट्रीब्यूशन है और उसके साथ वाले पिक्सल्स की कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली थोड़ी ब्लर हो जाएगी, एक पिक्सल में नेबर्स का अफेक्ट आ जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें एक पिक्सल वाइट था और साथ वाला पिक्सल ब्लैक था, तो अब ये एग्जैक्टली वाइट नहीं रहेगा, ये एवरेज करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगी वैल्यू। तो पहले जो शार्प एज नज़र आ रही थी अब आपको, और ये इस वाले पे जब आएंगे तो भी वैल्यू 0.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला काम आप करते हैं ना, दिस इज़ ये जो एवरेजिंग करते हैं, बेसिकली आपने देखा था कि जब एवरेजिंग करते हैं तो इसको हम लो पास फिल्टर बोलते हैं। लो पास फिल्टर बोल, या दूसरे लफ्ज़ों में ब्लरिंग हो गई कि वैल्यूज़ में जो शार्प डिफरेंस था वो अब नज़र आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप एक फ़िल्टर पे उसके नेबरिंग, एक पिक्सल पे उसके नेबरिंग पिक्सल्स का जो है ना इफेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर नॉइस रिड्यूस हो जाएगी, राइट?
लेट्स सी अबाउट नॉइज। बिकॉज शार्प चेंजेस तो तो नॉइज की वजह से होते हैं, तो इसलिए। हाँ, अगर तो नॉइज़ की वजह से शार्प चेंजेस हैं तो फिर उसकी वजह से कम हो जाएंगे, लेकिन हमने देखा है इमेजेस में कि जहाँ एक ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा होता है और दूसरा स्टार्ट हो रहा होता है तो वहाँ पे भी शार्प चेंज ही होती है। तो एनीवेज, तो पीपल वर डिज़ाइनिंग डिफरेंट फिल्टर्स। अब ये एक सोबल एज डिटेक्टर बहुत फेमस है। उसने कहा कि ये वाली मैट्रिक्स जब आप अप्लाई करेंगे तो एक्स में डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास, और ये वाली अप्लाई करेंगे राइट पे तो आपके पास वाई में डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फिर आप मैग्नीट्यूड और एंगल कैलकुलेट करें। तो जिस तरह आप सिग्नल प्रोसेसिंग में पीपल वर डिज़ाइनिंग फ़िल्टर्स ना, तो इसी तरह 2D सिग्नल प्रोसेसिंग में पीपल वर डिज़ाइनिंग फ़िल्टर्स टू अचीव बेसिक प्रोसेसेस। और फिर जो है ना आप मैग्नीट्यूड का एक अलग इमेज बना लें, और ये जो इमेज है इसमें डेरिवेटिव लेने के बाद आपने उसके मैग्नीट्यूड का इमेज बनाया, तो जहाँ जहाँ एजेस हैं वहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है, और जहाँ पे एज नहीं है, स्मूथ रीजन है, वहाँ पे क्लोजर टू ज़ीरो है। तो आपके पास एजेस आ गई हैं, तो एजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग इमेजेस। तो बहुत सारे फिर लोगों ने फ़िल्टर्स प्रपोज किए। जिस तरह सिग्नल प्रोसेसिंग में आपने पढ़ा है ना, तो ये बहुत सारे फ़िल्टर्स लोगों ने बताया कि मेरे वाला ज़्यादा बेहतर है। तो एक तो जब आप लोग सिग्नल प्रोसेसिंग में फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे थे तो आप लोग जो है ना, यू ऑलवेज वांटेड टू हैव odd number of filter coefficients. Why? सर ताकि मल्टीपल्स की जो रिजल्ट हो वो प्लेस कर सकें, एवरेज कर सकें आराम से। नहीं, ये आप लोगों ने सिग्नल प्रोसेसिंग में कोई और वजह पड़ी हुई है इसकी। ये जो फिल्टर जब भी आप डिज़ाइन करते थे ना, तो कोफिशिएंट्स ऑड होते थे उसके। ठीक है, जाके देख लीजिएगा। दैट इज़ नॉट ऑफ एनी इम्पोर्टेंस फॉर, मतलब इसका इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बहरहाल हमारे लिए ये फ़िल्टर्स हैं, ऑड हो या इवन। बट सिग्नल प्रोसेसिंग का बैकग्राउंड जिनका था, जब उनको फ़िल्टर डिज़ाइन करने का कहा गया ना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऑड फिल्टर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो आप जाके देखिएगा। तो अब ये मैटलैब में एक एग्जांपल दी हुई है, इसी तरह पाइथन में एग्जांपल है, थिंग्स आर ईजियर। आप सोबल फ़िल्टर ले लें और वो आप इमेज पे अप्लाई करें और देखें। तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज था उस पर हमने ये फ़िल्टर अप्लाई किया, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एजेस आई हैं कि वर्टिकल एजेस आई हैं। हॉरिजॉन्टल। तो आपको नज़र भी आ रहा है, आप फिल्टर के कोफिशिएंट्स को देखकर बता सकते हैं कि ऊपर वाली रो को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बीच वाली को भूल गए हम, और जो उससे नीचे वाली रो है उसको उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर पहली रो और तीसरी रो की वैल्यूज़ में कोई चीज़ डिफरेंट है, तो ये वाला फ़िल्टर अप्लाई करने का जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। और अगर फ्लैट रीजन के ऊपर ये फ़िल्टर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पहली रो और तीसरी रो का अगर कलर सेम है तो आंसर ज़ीरो होगा। तो आप फ़िल्टर देख के भी ये बता सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस फ़िल्टर को वर्टिकली फ्लिप कर दूं, तीसरी कॉलम को पहली कॉलम बना दूं और पहली को तीसरी, तो कोई फ़र्क पड़ेगा रिज़ल्ट में? सर फर्क तो पड़ेगा लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं, क्या सिमेट्रिक है वर्टिकल में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हॉरिजॉन्टल में आप पहली रो को तीसरी रो और तीसरी रो को पहली रो बना दें, तो
उस केस में ये फिल्टर क्या करेगा इमेज के साथ? तब भी यही करेगा। अगर पहली और तीसरी रो जो है वो इमेज की उनमें सेम पिक्सल वैल्यूज हैं तो इस फिल्टर का रिजल्ट होगा 0, और अगर उनमें वैल्यूज डिफरेंट हैं तो ये नॉन ज़ीरो होगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टल एज जब होगी तो ये फिल्टर काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली जस्ट द रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर अंडरग्रेड एंड मे बी इन कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग के जो कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, या इवन रोबोटिक्स का जो कोर्स आपने पढ़ा। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फिल्टरिंग हम क्यों कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन क्यों कर रहे हैं। तो हमने देख लिया है कि इमेजेस को अगर अंडरस्टैंड करना है, इमेजेस में से कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो सबसे पहले जो बेसिक हमारा स्टेप होता है वो एजेस डिटेक्ट करने वाला होता है। तो कुछ लोगों ने हमें फ़िल्टर्स बताए हुए हैं कि जी ये फ़िल्टर्स आप यूज़ करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल एज मिल जाएगी, और ये करेंगे तो वर्टिकल एज मिल जाएगी। एजेस हम पता चला, हम हर पिक्सल पे जाकर ये देख लेते हैं कि वर्टिकल एज है कि हॉरिजॉन्टल एज है। अब यहाँ तक जो आपने एग्जांपल्स देखी हैं उसमें एक बात मिसिंग है कि फ़र्ज़ करें ये वाला जो सिग्नल है इसमें एज तो एक ही जगह पे है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ना तो आपको हर जगह चेंज नज़र आता है। और ऐसा क्यों है? So let's take a 10-minute break and then we will continue from here.